स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर टाइम अपोर्शनमेंट कभी भी नहीं की जाती है। यानी अगर आपने आज से 6 महीने पहले सब्सिडरी को एक्वायर किया है और आप 6 महीने के बाद अपनी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं, तो आप तमाम एसेट्स और लायबिलिटीज को यूं दिखाएंगे जैसे कि सारी जिंदगी वो सब्सिडरी आप ही की सब्सिडरी रही है। उसमें ना तो टाइम अपोर्शन किया जाता है, ना ही कंट्रोल अपोर्शन किया जाता है। तो तमाम तर एसेट्स और लायबिलिटीज पेरेंट की और सब्सिडरी की यूं कंसोलिडेट की जाती हैं जैसे हमेशा ही से ही ये दोनों कंपनी साथ ही नहीं है, एज अ सिंगल इकोनॉमिक यूनिट। सिर्फ ग्रुप रिटेन अर्निंग्स जब हम कैलकुलेट करते हैं, इक्विटी आइटम्स जब हम कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें हम टाइम अपोर्शन भी करते हैं और कंट्रोल अपोर्शन भी करते हैं। लाइक सब्सिडरी के हमारे आने के बाद वाले जो भी नेट एसेट्स हैं या प्रॉफिट्स हैं, हम उसका शेयर तो अपने साथ कंसोलिडेट करते हैं, लेकिन हमारे आने से पहले उसके पास जो कुछ भी था उसको हम कंसोलिडेट नहीं करते हैं। जबकि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के अंदर हमने क्या करना है, तमाम आइटम्स दिखाने हैं 100%, जबकि सब्सिडरी के पोस्ट एक्विजिशन दिखाने हैं, लेकिन वो भी 100%। सब्सिडरी के जितने भी इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स होंगे उनको टाइम अपोर्शन तो किया जाएगा, कंट्रोल अपोर्शन किया जाएगा। लाइक अगर एक कंपनी के आपके पास 80% शेयर्स हैं, तो भी उसका 100% रेवेन्यू आप अपने साथ कंसोलिडेट करेंगे, ना कि 80% रेवेन्यू। उसकी तमाम तर कॉस्ट और तमाम तर इनकम्स आप टाइम अपोर्शन तो करेंगे, यानी जितना अरसा वो सब्सिडरी आपके पास नहीं थी वो रेवेन्यूज और इनकम्स आप अपने साथ कंसोलिडेट नहीं करेंगे, लेकिन पोस्ट एक्विजिशन वाले तमाम तर नेट एसेट्स या तमाम तर एसेट्स तमाम तर एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आप अपने साथ कंसोलिडेट करेंगे। उसको परसेंटेज, कंट्रोल की परसेंटेज अपोर्शनमेंट नहीं की जाएगी। अच्छा, अब सबसे पहले हम रखते हैं रेवेन्यू करेंगे। रेवेन्यू जैसा प्रॉफिट लॉस में रिपोर्ट किया गया है, जबकि सब्सिडरी का पोस्ट एक्विजिशन रेवेन्यू आप इसमें कंसोलिडेट करेंगे। इसमें से हम माइनस करेंगे इंट्रा ग्रुप सेल्स। एक बात यहां पे हम नोट करेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर हमें इंट्रा ग्रुप सेल्स से, इंट्रा ग्रुप परचेसेस से, इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट से किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट से एतराज है, बाकी इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन से कोई एतराज नहीं है। लेकिन कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस के अंदर इंट्रा ग्रुप सेल्स हम पूरी की एलिमिनेट कर देंगे, चाहे वो आइटम्स पूरे के पूरे सब्सिडरी भी आगे बेच चुका हो, लेकिन पेरेंट के रेवेन्यू और सब्सिडरी के रेवेन्यू को प्लस करने के बाद जो भी इनकी इंट्रा कंपनी सेल्स हैं, इंट्रा ग्रुप सेल्स हैं, वो हम एलिमिनेट कर देंगे। मिसाल, अगर क्वेश्चन ये बताता है कि पेरेंट ने 5 लाख की सेल्स की है सब्सिडरी को और सब्सिडरी ने वो तमाम तर गुड्स आगे किसी थर्ड पार्टी को बेच दिए हैं,
लेकिन हमें फिर भी एतराज है, अनरियलाइज नहीं है तो भी एतराज है, क्योंकि एक ही आइटम की स्टेटमेंट्स के अंदर 2 बार सेल दिख रही है। अज्यूम करें पेरेंट ने कोई आइटम खरीदा 60,000 रुपीज का और उसने सब्सिडरी को दे दिया 80,000 रुपीज का, सब्सिडरी ने वो आइटम आगे दे दिया 90,000 रुपीज का। तो एक ही आइटम पेरेंट ने सेल दिखाई 80,000, सब्सिडरी ने उस ही आइटम की सेल दिखाई 90,000। तो एक ही आइटम 2 बार सेल हो रहा है, क्योंकि एक ही आइटम की सेल डबलिंग हो रही है। इस वजह से चाहे वो सेल्स रियलाइज हो चुकी हो या अनरियलाइज्ड हो, हम अपनी स्टेटमेंट से एलिमिनेट करेंगे। पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक एक्सपेंस है, इसमें भी पेरेंट का रिपोर्टेड है वो लिया जाएगा और सभी की पोस्ट एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ सेल ली जाएगी। कॉस्ट ऑफ सेल में क्या आता है वैसे? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। इसमें से हम माइनस कर देंगे इंट्रा ग्रुप परचेजेस। बात एक ही है, ऊपर आपने जिसको सेल कहा, एक कंपनी के लिए सेल, दूसरी कंपनी के लिए परचेजेस है। तो पेरेंट ने जितने में सेल किया, सब्सिडरी ने उतने में ही परचेज किया। तो इंट्रा ग्रुप सेल्स आपने माइनस करनी है सेल से, इंट्रा ग्रुप परचेजेस हमने माइनस करनी है परचेजेस से, यानी कॉस्ट ऑफ सेल से। अच्छा, उसके अलावा हमने प्लस करना है इसमें और भी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, क्योंकि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन्वेंट्री के अंदर एडेड है, यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवरस्टेटेड है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री को जब हम कम करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ जाएगी। ये बात याद रखें कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट ऑफ सेल में प्लस किया जाता है। प्लस करने की एक वजह यह भी समझ लें कि खर्चे को बढ़ाएंगे, कॉस्ट को बढ़ाएंगे तो ही प्रॉफिट कम होगा। तो कॉस्ट ऑफ सेल में यूआरपी ऐड करना यानी कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ाना, और कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ाना मतलब ग्रॉस प्रॉफिट को कम करना। उसके अलावा हमें IFRS 3 के हिसाब से सब्सिडरी के तमाम नेट एसेट्स को रिवैल्यू करना है। तो उस वजह से अगर कोई ऐसी डेप्रिसिएशन है जो सबचार्ज नहीं की हुई, तो वो हम चार्ज करेंगे। या अगर सब्सिडरी का कोई एसेट डाउनवर्ड रिवैल्यू हुआ है, जिसको हमने ज्यादा डेप्रिशिएट कर दिया था, तो उसकी डेप्रिसिएशन को हम रिवर्स कर देंगे। ये तमाम तर एडजस्टमेंट्स हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के अंदर करेंगे। उसके ये ग्रॉस प्रॉफिट फिर आपने याद है कि हम याद रखेंगे शेयर ऑफ एसोसिएट्स प्रॉफिट, क्योंकि इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स के अंदर एसोसिएट को कभी भी इक्विटी अकाउंट नहीं किया जाता, और क्योंकि एसोसिएट इक्विटी अकाउंटेड नहीं होगी, यानी एसोसिएट का प्रॉफिट भी आपकी इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स में कंसोलिडेटेड नहीं होगा। तो ग्रुप स्टेटमेंट्स के अंदर हम एसोसिएट का प्रॉफिट भी
कंसोलिडेट करेंगे। ये आपको याद है कि हम सिर्फ और सिर्फ पोस्ट एक्विजिशन लेते हैं। उसके अलावा जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो भी पेरेंट के आएंगे एज रिपोर्टेड, सब्सिडरी के आएंगे पोस्ट एक्विजिशन। और इसमें से माइनस करें अगर कोई इंट्रा ग्रुप कॉस्ट है तो, मसलन फाइनेंस कॉस्ट आवाज में किसी और को भी ट्रबल है? ओके अब मुझे कंफर्म करिएगा, शायद मैंने वॉल्यूम कम किया हुआ था, उसका इंपैक्ट ना हो। आवाज में अभी भी डिस्टरबेंस है? ओके तो अदर एक्सपेंसेस में लेट्स से फॉर इंस्टेंस सब्सिडरी के पास और पेरेंट के पास फाइनेंस कॉस्ट है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है, तो वो खर्चा जो सब पेरेंट ने कहीं से कर्जे लिए हुए हैं। ओके वारिस, वारिस एसोसिएट में क्या होता है कि हम इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स के अंदर एसोसिएट को इक्विटी अकाउंट नहीं करते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल में चाहे कम शेयर्स हो, चाहे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस वाले शेयर्स हो, चाहे सिग्निफिकेंट कंट्रोल वाले शेयर्स हो, हम उन तमाम तर शेयर्स को सिंपली एज अ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट दिखाते हैं, सिंपली एज अ फाइनेंशियल एसेट दिखाते हैं। लिहाजा उनको या तो फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस पे रखा जाता है या फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पे। लेकिन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हम एसोसिएट को करते हैं इक्विटी अकाउंटिंग। इक्विटी अकाउंटिंग का मकसद यह है कि हम उनके पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स का हिस्सा अपने साथ कंसोलिडेट किए जाते हैं। तो इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स जो हमें पेरेंट की दी गई होंगी और जो सब्सिडरी की दी गई होंगी, उन स्टेटमेंट्स के अंदर यकीनन सब्सिडरी का एसोसिएट का प्रॉफिट कंसोलिडेटेड नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, उसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हमारी एसोसिएट बनने के बाद जो भी प्रॉफिट होगा उसका शेयर हम अपने साथ कंसोलिडेट करेंगे। उसके अलावा अगर पेरेंट के पास फाइनेंस एक्सपेंस है, फाइनेंस कॉस्ट है, और सब्सिडरी के पास भी फाइनेंस कॉस्ट है, लेकिन मिसाल पेरेंट ने सब्सिडरी के लोन नोट्स खरीदे हुए हैं, तो सब्सिडरी के लिए फाइनेंस कॉस्ट, पेरेंट के लिए इंटरेस्ट इनकम होगी। तो इंट्रा ग्रुप एक्सपेंस जो एसोसिएट ने सब्सिडरी ने दिखाया हुआ है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। इसी तरीके से जितनी भी इनकम है वो भी पेरेंट की जैसी रिपोर्टेड है वैसी आएंगी, और सब्सिडरी का पोस्ट एक्विजिशन शेयर बनेगा। अगर कोई इंट्रा ग्रुप इनकम हुई तो उसको माइनस कर दिया जाएगा। मिसाल सब्सिडरी ने इस साल डिविडेंड्स दिए हैं, तो सब्सिडरी जो डिविडेंड्स देगा उसका मेजर अमाउंट तो पेरेंट को मिलेगा। तो सब्सिडरी की जानिब से दिए जाने वाले डिविडेंड्स पेरेंट के लिए इनकम है, तो इंट्रा ग्रुप इनकम को हम एलिमिनेट कर देते हैं। अभी हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो चीजें आपको बाज़ हद तक क्लियर हो सकेंगी। On 1st October 20x0, product
purchased 75% of equity shares in Sentinel. The summarized statement of profit loss and other comprehensive income for the two companies for the year ended 31 March X1 are as follows. आप जज करें, इनफैक्ट सिंपली देखें कि हमें सब्सिडरी को अक्वायर किए हुए कितना टाइम गुजरा है. सिक्स मंथ्स. ओके, इसका मकसद कि इसकी जो प्रॉफिट लॉस गिवन है वो पूरे साल की है. यानी ये जो इनकम स्टेटमेंट गिवन है ये 1 अक्टूबर, सॉरी नॉट अक्टूबर, ये 1 अप्रैल 0 से लेकर 31 मार्च X1 की है. दैट मीन्स ये स्टेटमेंट पूरे साल की है. हम इसमें से बाद के महीने लेंगे, यानी अप्रैल से लेकर सितंबर तक हमारा काम ना, अक्टूबर से लेकर मार्च तक जो भी सब्सिडरी परफॉर्म करेगी उसमें हमारा हिस्सा बनेगा. रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिन एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इनकम टैक्स, प्रॉफिट फॉर द ईयर. मुझे याद आ रहा है कि हमारी फिजिकल क्लासेस के अंदर एक चीज डिस्कस हुई थी. मैं आपसे अभी एक सवाल कर रहा हूं, व्हाट इज अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या रिपोर्ट किया जाता है? वो गेन्स एंड लॉसेस जो डायरेक्टली इक्विटी को हिट करें. अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में हम क्या दिखाएंगे? वो जो डायरेक्टली इक्विटी को हिट करें. हमारे सिलेबस के हद तक आपको दो चीजें याद रहेंगी. एक तो रिवैल्यूएशन गेन, ओके, इंटरनेट का इशू आ गया था बेसिकली.
सो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में हम रिपोर्ट करेंगे वो गेन्स एंड लॉसेस जो डायरेक्टली इक्विटी को हिट करते हैं। पहला, IAS 16 के तहत कभी भी अगर कोई प्रॉपर्टी, प्लांट या इक्विपमेंट अपवर्ड रिवैल्यू होता है तो उसका रिवैल्यूएशन गेन हम सीधा सीधा इक्विटी में रिपोर्ट करते हैं। और अगर कोई सरप्लस पड़ा है और ऐसे डाउनवर्ड रिवैल्यू हो जाता है तो जो रिवर्सल ऑफ सरप्लस है वो भी हम इक्विटी में हिट करते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे IFRS 9 में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, उसके गेन्स एंड लॉसेस भी सीधा इक्विटी में रिपोर्ट किए जाते हैं। एक चीज याद रहे कि फेयर वैल्यू चेंजेस यूजुअली टाइम अपोर्शन नहीं की जाती हैं। अगर मैं ये कहूं कि पूरे साल में मेरी प्रॉपर्टी 3 लाख रुपए बढ़ी है तो आप ये कहें कि 1.5 लाख रुपए पहले 6 महीने में बढ़ी होगी, 1.5 लाख रुपए बाद के 6 महीने में बढ़ी होगी, तो इसका कोई खास सेंस नहीं बनता है। यही वजह होती है कि फेयर वैल्यू चेंजेस को अक्सर टाइम अपोर्शन नहीं किया जाता। क्वेश्चन के अंदर आपको 2 अजम्पशंस दी जाएंगी या 2 में से एक अजम्पशन दी जाएगी। पहला, the profits evenly accrue over the year। इसका मकसद है हर महीने में सेम प्रॉफिट होता है। तो कंपनी ने अगर पूरे साल में 12 लाख रुपए का प्रॉफिट किया है तो हम कहेंगे कि हर महीने में उसने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट किया है। इसको हम कहते हैं इवनली अक्रूड। जबकि दूसरा मुमकिन हो सकता है सीजनल इंपैक्ट्स का, उसमें आपको प्री और पोस्ट बता दिया जाएगा। ओके, अब क्या हुआ है, ये आगे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, गेन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ लैंड। 25 लाख रुपए से पेरेंट की जमीन बढ़ी है और 10 लाख रुपए से सब्सिडरी की जमीन बढ़ी है। पूरे 12 महीने में जमीन की वैल्यू 10 लाख बढ़ी है। इसको यूं कहना कि पहले 6 महीने में 5 लाख बढ़ी होगी और बाद के 6 महीने में 5 लाख बढ़ी होगी, तो इतना कोई स्ट्रॉन्ग सेंस नहीं बनाता। इसीलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि फेयर वैल्यू चेंजेस को मोस्टली टाइम अपोर्शन नहीं किया जाता है। The following extracts for the equity of the entities at 1st April X0, ये देखो कब की बताई गई है, 1 अप्रैल की, और हमने कब एक्वायर किया है, 1 अक्टूबर में। यानी ये बात कर रहा है 6 months बिफोर एक्विजिशन इज अवेलेबल। पेरेंट के पास लैंड का रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा हुआ था 8,400 का, सब्सिडरी के पास कोई नहीं था। पेरेंट के पास रिटेन अर्निंग्स थी 90,000 की, सब्सिडरी के पास 1.25 लाख की थी। ये 1 साल पुरानी बात है। इसमें इस साल के प्रॉफिट का 6 महीने का हिस्सा हमसे आने से पहले है, हमारे आने से पहले है, और 6 महीने का प्रॉफिट हमारे आने के बाद है। खैर, प्रॉफिट लॉस से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रेलेवेंट। Prodigal's policy is to revalue the group's land to market value at the end of each accounting period. Prior to its acquisition by Prodigal, Sentinel's land had been valued at historical
कॉस्ट। अच्छा, पेरेंट क्या करता है? रिवैल्यूएशन पॉलिसी ही फॉलो करता है। डेट ऑफ एक्विजिशन पे तो पेरेंट चाहे ना चाहे उसको सब्सिडरी के तमाम तर नेट एसेट्स रिवैल्यू करने पड़ेंगे, लेकिन अगर वो रिवैल्यूएशन पॉलिसी फॉलो करता है तो आईएफआरएस 3 ये नहीं कह रहा, लेकिन कंपनी की अपनी मर्जी है, वो ईयर एंड पे भी उसको रिवैल्यू कर सकता है। तो प्रोडिगल के खरीदने से पहले सेंटिनल अपनी जमीनों को, अपने एसेट्स को कॉस्ट मॉडल पे रखता था, जबकि पेरेंट उसको रिवैल्यूएशन मॉडल पे लेके आए हैं। ड्यूरिंग द पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, सेंटिनल्स लैंड had increased in value over its value at the date of acquisition by $1 million. Sentinel has recognized the revaluation within its own financial statements. ये आप देखें ऊपर स्टेटमेंट के अंदर कि सेंटिनल की जमीन पूरे साल में कितने से बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। सेंटिनल की लैंड पूरे साल में कितने से अपवर्ड रिवैल्यूड दिखाई दे रही है? $1 मिलियन से, करेक्ट। अब हम ये सोचते कि ये तो पूरे साल में बढ़ी है, तो 1 मिलियन में से कुछ पहले बढ़ी होगी, कुछ बाद में बढ़ी होगी, लेकिन यहां इस चीज को देखो वाज़ेह तौर पे लिखा गया है कि ये पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में 1 मिलियन से बढ़ी है, यानी ये जितना भी फायदा हुआ है पोस्ट एक्विजिशन में ही हुआ है। प्री एक्विजिशन में जमीन की वैल्यू में कोई इजाफा नहीं था। नोट नंबर 2, immediately after the acquisition of Sentinel on 1st October X0, यानी 1st October 2010 यानी डेट ऑफ एक्विजिशन पे, Prodigal transferred an item of plant with a carrying amount of $4 million to Sentinel at an agreed value of $5 million. पेरेंट ने अब के बार इन्वेंट्री नहीं बेची है, पेरेंट ने अब के बार बेचा है एक प्लांट। उसकी कैरिंग वैल्यू तो 4 मिलियन थी, लेकिन सब्सिडरी को चिपकाया है 6 मिलियन में, सॉरी 5 मिलियन में। तो इससे पेरेंट ने कितना प्रॉफिट कमाया है सब्सिडरी से? पेरेंट के पास गेन ऑन डिस्पोजल कितना आया होगा? $1 मिलियन का, करेक्ट। अच्छा, उसके बाद इसने बताया है कि डेट ऑफ एक्विजिशन पे इस प्लांट की लाइफ 2.5 ईयर्स थी। हम पहले यूआरपी कैलकुलेट करते हैं। अब के बार क्योंकि इन्वेंट्री नहीं बेची है, तो प्रॉफिट रियलाइज होगा बाय मींस ऑफ डेप्रिसिएशंस। इसके लिए हम रखेंगे ओरिजिनल कैरिंग वैल्यू और रिपोर्टेड कैरिंग वैल्यू। अगर पेरेंट के पास ये प्लांट रिकॉर्डेड होता तो कितने पे था? 4 मिलियन पे। जबकि पेरेंट ने सब्सिडरी को कितने में बेचा है? 5 मिलियन में। तो प्रॉफिट लॉस में 1 मिलियन का शो किया होगा, पेरेंट ने गेन ऑन डिस्पोजल
अब उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज कितनी होनी चाहिए थी? पेरेंट के पास जब ये प्रॉपर्टी 4 मिलियन की थी और 2.5 साल इसकी लाइफ है, तो पेरेंट इसको कितने से डेप्रिशिएट करता? पेरेंट अपनी स्टेटमेंट्स में इसको कितने से डेप्रिशिएट करता? शारिक 6 महीने हुए हैं और 2.5 साल लाइफ है। तो 4 मिलियन को हम डेबिट करेंगे 2.5 साल से और मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, 8 लाख। ओके, तो पेरेंट इसको डेप्रिशिएट करता तो 8 लाख से करता, लेकिन पेरेंट के पास तो एसेट ही नहीं है, एसेट तो सब्सिडरी के पास है, तो सब्सिडरी ने उसको डेप्रिशिएट कितने से किया होगा? 1 मिलियन से, करेक्ट। 2 लाख से हमने एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी है। ये किसने की होगी? गेन दिखाया होगा पेरेंट ने, और एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन किसने चार्ज की है? सब्सिडरी ने। तो एसेट जहां दिखना चाहिए था 3200 का, वहां पे दिख रहा है 4 मिलियन का। तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना हुआ? 800 का। अच्छा, अब हम एसेट को अगर अपनी जगह पे लेके आए, तो एसेट रिकॉर्डेड है 4 मिलियन पे, होना चाहिए था 3200 पे। ठीक करने के लिए हम क्रेडिट करते हैं प्लांट को, $800 से। प्लांट को अगर 40 लाख से 8 लाख क्रेडिट करेंगे तो 32 लाख पे आ जाएगा। अच्छा, अब देखते हैं कि पेरेंट ने कितना प्रॉफिट दिखाया हुआ है। पेरेंट ने गेन ऑन डिस्पोजल दिखाया हुआ है 10 लाख का, तो हम डेबिट करते हैं पेरेंट का प्रॉफिट और लॉस 10 लाख से, क्योंकि पूरा का पूरा गेन किसने दिखाया हुआ है? पेरेंट ने दिखाया हुआ है। जबकि एक्सेस डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर चुके हैं, इसको हम रिवर्स करते हैं। हमने कितना परसेंट खरीदा हुआ है? 75%। 2 लाख का 75% हमें फायदा मिलेगा। दो लाख का 75% बनेगा कितना? 1.5 लाख। ये हम कर रहे हैं रिवर्सल ऑफ एक्सेस डेप्रिसिएशन, और बाकी इंपैक्ट आएगा एनसीआई पे। तो प्रॉफिट जो पेरेंट ने कमाया वो पेरेंट से वापस ले लिया, और एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन जो सब्सिडरी ने चार्ज की थी वो सब्सिडरी के प्रॉफिट में रिवर्स कर दी। तो सब्सिडरी का प्रॉफिट रिवर्स बढ़ने की वजह से एक इंपैक्ट गया जाएगा प्रॉफिट लॉस ऑफ पेरेंट को, और दूसरा जाएगा एनसीआई को। ये डबल एंट्री सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाई है,
ये डबल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, ये एडजस्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाई है। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। Okay, completing note number 2. At this date, the plant had a remaining life of 2.5 years. Prodigal had included the profit on this transfer as reduction in its depreciation cost, and all depreciation is charged to cost of sale. यानी ये जो प्रॉफिट है 1 मिलियन का, ये पेरेंट के कॉस्ट ऑफ सेल में शामिल है, तो हम ये वहां से ही रिवर्स करेंगे। नोट नंबर 3, आफ्टर द एक्विजिशन सेंटिनल सोल्ड गुड्स टू प्रोडिगल। कौन बेच रहा है? सब्सिडरी बेच रहा है टू प्रोडिगल फॉर $40 million। तो $40 million का सेंटिनल ने दिखाया होगा रेवेन्यू और प्रोडिगल ने दिखाई होगी परचेसेस। These goods had cost Sentinel $30 million। यानी कितना प्रॉफिट कमाया है? 40 मिलियन की सेल पे कितना प्रॉफिट कमाया है सब्सिडरी ने? 10 मिलियन। मार्जिन कैलकुलेट करें तो कितना बनेगा? 25%। तो 10 मिलियन का प्रॉफिट है 40 मिलियन की सेल्स पर, सब्सिडरी ने 25% मार्जिन कमाया है। आगे कहता है $12 million ऑफ दीज गुड्स सोल्ड रिमेन्ड इन प्रोडिगल्स क्लोजिंग इन्वेंट्री। बताओ अनरियलाइज प्रॉफिट कितना होगा? शारे के नम्रता का कहना है 3 मिलियन। या गया 3 मिलियन का अनरियलाइज प्रॉफिट। नोट नंबर 4, प्रोडिगल्स पॉलिसी is to value non-controlling interest of Sentinel at the date of acquisition at its fair value, which the directors determined to be $100 million। इसने डायरेक्टली आपको फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई दे दी है। The goodwill of Sentinel has not suffered any impairment। Note number 6, all items in the above statement of comprehensive income are deemed to accrue evenly over the year unless otherwise indicated। जहां उसने हमें इंडिकेट कर दिया उसको छोड़कर बाकी हर जगह पे ये अज्यूम किया जाएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस के तमाम तर आइटम्स इवनली अक्रू होते हैं। हम अपनी वर्किंग्स में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। पेरेंट का कॉस्ट ऑफ सेल कितना है? $260 million।
सब्सिडरी का हम लेंगे सिर्फ और सिर्फ पोस्ट एक्विजिशन। सब्सिडरी का पूरे साल का है 110 मिलियन, 6 महीने का कितना बनेगा? $55 मिलियन, सही है। उसके अलावा पेरेंट ने गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ प्लांट दिखाया हुआ है। पेरेंट ने कितना प्रॉफिट दिखाया था उस पे? $1 मिलियन, करेक्ट। और उसके बाद हम करेंगे रिवर्सल ऑफ एक्सेस डेप्रिसिएशन। सब्सिडरी ने एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज कर ली थी? 2 लाख की। तो ये टोटल हो गया 8 लाख का यूआरपी। अच्छा, उसके अलावा हम इसमें से माइनस करेंगे इंट्रा ग्रुप परचेजेस। सब्सिडरी ने पेरेंट को सेल्स कितनी की है पोस्ट एक्विजिशन में? जो सब्सिडरी ने सेल दिखाई होगी और पेरेंट ने परचेज दिखाई होगी। कितना अमाउंट है जो सब्सिडरी ने सेल दिखाया होगा और पेरेंट ने परचेज दिखाया होगा इंट्रा ग्रुप? करेक्ट, 40 मिलियन। और फाइनली हम इसमें ऐड करेंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। आपने कितना कैलकुलेट किया था? $3 मिलियन था या 300 था? 3 मिलियन है, ओके। $3 मिलियन। और कोई ऐसी चीज जो कॉस्ट ऑफ सेल में रिफ्लेक्ट होनी हो? ठीक है, टोटल करें कॉस्ट ऑफ सेल को। दो आंसर्स हैं, 28200 एंड 276800। मुझे 200 वाला ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। वारिस एक बार फिर कैलकुलेट करना प्लीज। टू सेवन सेवन टू हंड्रेड 277,200। ओके वारिस, ओके दिवेश। ये आ गया हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू। चलिए अब हम कंसोलिडेशन स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहला आइटम रेवेन्यू, पेरेंट का रेवेन्यू है 450, सब्सिडरी के 240 का आधा, और इंट्रा ग्रुप सेल्स को माइनस कर देंगे। इंट्रा ग्रुप सेल्स है 40 मिलियन की। हाउ मच इज रेवेन्यू? एक्सेल पे जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको यूं अलग से वर्किंग्स बिल्कुल भी दिखाने की जरूरत नहीं है। आप जब एक्सेल के सेल के अंदर ये वैल्यू पुट करेंगे, दैट वुड बी इक्वल 450 प्लस 240 इंटू 6/2, 6/12 एंड माइनस 40। तो वैल्यू जो भी आएगी आपने डायरेक्टली पुट कर देनी है। इनफैक्ट पुट नहीं करनी, ऑटोमेटिकली आ जाएगी ना, सॉरी। एग्जामिनर को वर्किंग देखनी होगी तो खुद ही सेल को क्लिक करके उसकी वैल्यू चेक कर लेगा। कॉस्ट ऑफ सेल आप इक्वल प्रेस करके सेल को प्रेस कर देंगे तो वर्किंग ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगी। हाउ मच इज जीपी? टू 800। ठीक है, उसके बाद आती है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में किसी किस्म की कोई एडजस्टमेंट नहीं बताई गई है, तो 23,600 और 12,000 का आधा। कितनी है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट? 29,600। एडमिन एंड सेलिंग 27 और 23। तेईस का आधा। $38,500। नॉर्मली अगर गुडविल इंपेयर होती है तो एडमिन एक्सपेंस में प्लस कर दी जाती है इंपेयरमेंट। इंपेयरमेंट का लॉस इसमें प्लस करने से एडमिन कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्रॉफिट कम हो जाएगा। फाइनेंस कॉस्ट 1500 और 1200। $2100, ठीक है।
फेयर। अब हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। How much is profit before tax? $182,600. Next, tax charge 48,000 और 27,800। टैक्स की वैल्यू क्या आ रही है? $61,900। ओके, yes, how much is profit after tax? 120,700। अच्छा, अब हम रखेंगे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में एक ही चीज है, रिवैल्यूएशन ऑफ लैंड। पेरेंट की लैंड है 2500 से और सब्सिडरी की बढ़ी है 1000 से। सब्सिडरी की पोस्ट एक्विजिशन में कितनी बढ़ी है? 1000 में से पोस्ट एक्विजिशन में कितनी बढ़ी है? सेम। ओके, 1 मिलियन। तो पूरी की पूरी 1 मिलियन बेसिकली जो लैंड में इजाफा हुआ है वो पोस्ट में ही हुआ है, इसलिए हम पूरा का पूरा इसके साथ कंसोलिडेट कर रहे हैं। इसको हम 6/12 नहीं कर रहे। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये बन जाएगी टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 124,200। ठीक है। अच्छा, अब इसका एक इंपॉर्टेंट स्टेप है फाइनल। यहां पे हमने सब्सिडरी को जो कंसोलिडेट किया है वो 100% कंसोलिडेट किया है, यानी उसका रेवेन्यू पूरा का पूरा हड़प लिया है, उसके एक्सपेंसेस, उसके प्रॉफिट्स हमने पूरे के पूरे हड़प लिए हैं। एनसीआई इस बात पे आर्ग्यू करेगा कि भाई एम आई अ जोक, तो हम क्या करेंगे, इसको फर्दर तोड़ेंगे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एट्रीब्यूटेबल टू, प्रॉफिट किस किस को मिलेगा? एक हम रखेंगे फॉर इक्विटी होल्डर्स ऑफ पेरेंट और दूसरा हम रखेंगे
फॉर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। पूरा इस साल का प्रॉफिट है 1,20,700 और मेरे पास सब्सिडरी के शेयर्स कितने हैं? 75%। तो 25% एनसीआई के पास हैं। क्या इस 1,20,700 का 25% एनसीआई को दे दूं? फिर क्यों ना दूं? 1,20,700 का 25% एनसीआई को क्यों नहीं दोगे? बेहतरीन, क्योंकि इस 1,20,700 में पेरेंट का प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि इसके अंदर सब्सिडरी का कितना प्रॉफिट कंसोलिडेट किया गया है। पहले आप देखिए कि इंडिविजुअल प्रॉफिट लॉस के अंदर सब्सिडरी ने कितना प्रॉफिट रिपोर्ट किया है? 66,000। ये पूरे साल का है। $66,000 के 12 महीने का कितना बनेगा? 33,000। लेकिन ये इंडिविजुअल प्रॉफिट है। हमने कंसोलिडेशन की वजह से इसमें कुछ कमी पेशी की है। मिसाल, एक अनरियलाइज प्रॉफिट है जो सब्सिडरी ने कमाया था। सब्सिडरी ने अनरियलाइज प्रॉफिट कमाया था 3 मिलियन का। इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स में तो उसने उसको प्रॉफिट मान लिया था, हम उससे कोई एतराज भी नहीं करते। लेकिन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हमने उस 3 मिलियन को अभी प्रॉफिट तस्लीम करने से इनकार कर दिया। लिहाजा वो 3 मिलियन हम सब्सिडरी के कंसोलिडेटेड प्रॉफिट से हटाने का मुतालबा करते हैं। इंडिविजुअल के अंदर सब्सिडरी ने उसको प्रॉफिट दिखा दिया है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई एतराज नहीं है। लेकिन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हम इसको प्रॉफिट नहीं मान सकते। दूसरा, सब्सिडरी ने कुछ एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज कर रखी थी प्लांट के ऊपर। वो थी 2 लाख की। इंडिविजुअल में उसने प्लांट को 5 मिलियन के ऊपर ही डेप्रिशिएट किया है, हमें इससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन कंसोलिडेशन के अंदर ये प्लांट हम 5 मिलियन का नहीं मान सकते। तो सब्सिडरी ने जो 2 लाख एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज की है, हम उसको रिवर्स कर रहे थे, ऊपर हमने कॉस्ट ऑफ सेल में रिवर्स कर दिया। तो यहां हम सेपरेट वर्किंग में इसको सब्सिडरी के प्रॉफिट में ऑल्टरेशन दिखा रहे हैं। तो हमने सब्सिडरी का कितना प्रॉफिट कंसोलिडेट किया हुआ है? अच्छा, उसके अलावा हम इसमें ऐड करते हैं
अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, सब्सिडरी की पोस्ट एक्विजिशन में अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कितनी है? मैं टोटल नहीं पूछ रहा हूं, सिर्फ पोस्ट की पूछ रहा हूं। $1 million। तो सब्सिडरी की टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कितनी बनेगी? $31,500। इस 30,500 में से एनसीआई का हिस्सा कितना? 25%। और 31,500 में एनसीआई का हिस्सा कितना? 25%। 30,200 का 25% कितना बनेगा? 7550। ओके, और 31,200 का 25%? $7,800। अच्छा, तो हमने प्रॉफिट में पहले एनसीआई को दे देना है। एनसीआई को हिस्सा मिल रहा है 7,550 का। टोटल प्रॉफिट है 1,20,700, जिसमें से 7,550 एनसीआई का है, बाकी जो भी बचा अपना। डिफरेंस कितना आ रहा है? $113,150। अब आप रखेंगे टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी होल्डर्स ऑफ पेरेंट एंड एनसीआई। टोटल टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है कितनी? 124,200। इसमें से एनसीआई को हिस्सा कितना मिलेगा? 7,800 का। बाकी जो भी बैलेंस बचेगा वो सब पेरेंट का। बैलेंस कितना आ रहा है डिफरेंस? $116,400। दैट्स इट, ये हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं।